ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन को लेकर के भारत सरकार ने एक लॉ का निर्माण किया था और ये लॉ 2019 में आया था। अब 2026 में इस लॉ के अंदर कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए गए हैं और जिस वजह से पूरे देश में हर नेशनल न्यूज़पेपर्स में इसके बिहाफ में यानी कि इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट में भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट कुछ ऐसे हो गए हैं जिस वजह से इन प्रोटेस्ट को ऑन ए रेगुलर बेसिस देश के नेशनल और रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स में इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझते हैं और सिस्टम समझो पे इस चीज को हिस्टोरिकली हम समझेंगे और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि एक्चुअली में इंडिया में ये ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट ने कब आग पकड़ी, कब इस डिबेट ने एक्चुअली में इंडिया में आग पकड़ी, और दूसरा पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो अभी मुद्दा चल रहा है ये मुद्दा है क्या। इसमें हम तमाम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को आपके सामने पढ़ के आपको सुनाऊंगा और इसका हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले स्टारबक्स इंडिया ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था। उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत बवाल हुआ पूरे देश में। वो एडवर्टाइजमेंट ये था कि एक ट्रांस वुमन थी जो पहली बार अपनी इस दुविधा को, अपनी इस आइडेंटिटी को अपने पेरेंट्स के सामने रिवील कर रही थी। तो वो सीधा गई और अपने पेरेंट्स को बोला कि देखिए, मैं अर्पित नहीं अर्पिता हूं। यानी कि वो है अर्पित लेकिन वो अपने आप को मान रही है कि वो अर्पिता है। और इवेंचुअली उसके घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट वॉज अ वेरी हैप्पी एंडिंग, एक इमोशनल स्टोरी थी। पूरे देश में कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छे से उसकी प्रशंसा की और कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये लगा कि ये कोई फॉरेन का बहुत बड़ा प्रोपागेंडा है जो इंडिया के कल्चर को, उसकी समृद्धि को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में प्रोपागेंडा है या ट्रांसजेंडर जैसी चीज हमारे कल्चर में, भारत के कल्चर में कभी भी रह चुका है, एज इन हिस्ट्री का कभी पार्ट रहा है कि नहीं रहा है। ट्रांसजेंडर कोई ऐसा चीज है जो हमारे कल्चर का कभी पार्ट था या कंप्लीटली फॉरेन कंट्री का एक इंपोजिशन है, एक इन्फ्लुएंस है जो हमारे ऊपर थोपा गया है। एंड स्पेसिफिकली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये चीजें और बढ़ गई। तो इस चीज को समझते हैं, थोड़ा फैक्ट्स पे बात करते हैं, इमोशन को दूर करके फैक्ट्स पे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या भारत में ट्रांसजेंडर जैसी कोई चीज थी या नहीं, और अगर थी तो ये जो जेंडर फ्लूइडिटी है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर फ्लूइडिटी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत मजेदार चीजें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अब मैं आपसे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिक्र करूंगा जो कि एक रिसर्च पेपर से उठाया गया है। मैं उसका एक कोटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले था या नहीं, बस यही तो डिबेट है। और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए मैं कह दूं कि ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में इंडिया में था। इंडिया में ट्रांसजेंडर को तृतीय पक्ष यानी कि द थर्ड नेचर के नाम से जाना जाता था या तृतीय प्रकृति के नाम से जाना जाता था। ये जो तृतीय प्रकृति है, द थर्ड जेंडर, इसके बारे में इंडिया के कल्चर में, उसकी संस्कृति में ये पहले मेंशन किया जा चुका है। उनका एग्जिस्टेंस रिकॉग्नाइज्ड भी था। ये वो लोग थे जो ना मेल थे ना फीमेल थे। और आश्चर्य हो जाएंगे आप सब कि इस तृतीय प्रकृति का जिक्र वेद में है, पौराणिक कहानियों में है, एपिक्स में है, रामायण में है, महाभारत में है। तो सवाल यह है कि क्या ये सारी चीजें हमें पता है बिफोर वी एक्चुअली गो एंड जज कि ये ट्रांसजेंडर जैसे चीजें जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर का एक इन्फ्लुएंस है इंडिया पे, हमारे कल्चर को बर्बाद करने के लिए। देखिए, इफ आई हैव टू आंसर कि मैं इस ट्रांसजेंडर के प्रति उनको वो इज्जत, वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट, वो राइट्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। मैं पसंद करता हूं कि नहीं करता हूं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, लीगली स्पीकिंग, यस, वो मिलना चाहिए। अब इस पे मैं आपसे कुछ स्टोरीज शेयर करूंगा, कुछ हिस्ट्री के पार्ट शेयर करूंगा जो कि इस रिसर्च पेपर में दिया गया है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जेंडर फ्लूइडिटी। इसका मतलब क्या है कि जेंडर जो है वो कोई स्टैटिक चीज नहीं है, वो फ्लूइड की तरह है, वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहिनी। ये मोहिनी का नाम आप सबने सुना होगा। मोहिनी जो है वो भगवान विष्णु के एक फीमेल अवतार थे। महाभारत और पुराण में भी मोहिनी का जो है मेंशन किया गया है।
या जेंडर फ्लूइडिटी के बारे में मेंशन किया गया है। जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स नॉट एन एलियन कॉन्सेप्ट। दूसरा एक और मजेदार चीज आपको मैं सुनाने लगा हूं। रामायण में कुछ हिडन मोमेंट्स थे। याद कीजिए, जब राम एग्जाइल में जा रहे होते और वो कहते हैं कि भाई जो भी मर्द हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो सब वापस चले जाइए, तो सब चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां रुक जाते हैं और वहां वेट करते हैं फॉर 14 ईयर्स। अब जब राम जी ने कहा कि मर्द और औरतें या महिलाएं चले जाएं, तो वो कौन लोग थे जो वहां रुक गए थे? वो लोग थे जो ना मर्द थे और ना महिलाएं थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि थर्ड जेंडर का एग्जिस्टेंस वहां पे रामायण के उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्नॉलेज किया गया था। ये तो साफ बात है। आगे बढ़ते हैं, महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में आप लोगों ने एक ऐसा कैरेक्टर तो बहुत सुना होगा जिसका नाम है शिखंडी। अब शिखंडी जब पैदा हुए थे तब वो एक महिला के रूप में पैदा हुए थे, यानी कि एक महिला के बॉडी के अंदर वो पैदा हुए थे। बाद में वो एक मर्द बने और भीष्म को हराने का भी पूरा क्रेडिट शिखंडी को जाता है। यानी कि शिखंडी एक क्रूशियल कैरेक्टर थे, बहुत ही क्रूशियल कैरेक्टर थे। लेकिन सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी यह है कि वहां पे जेंडर ट्रांजिशन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुका है, एक सेंट्रल पार्ट रह चुका है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने कृष्ण का नाम सुना होगा, भगवान कृष्ण। आपने अरावन का नाम सुना होगा। तो जब अरावन ने शादी करी तो कृष्णा मोहिनी बनकर उनके सामने आए थे। तो कृष्णा जब मोहिनी बनकर उनके सामने आए और शादी की, ये क्या एक सिंबल है? ये भी एक तरीके का सिंबलिज्म है। अब देखने की बात है, नजरिए की बात है। तो जेंडर फ्लूइडिटी जो है वो हमारे इंडिया के कल्चर में डीपली एम्बेडेड है और इसके कई एग्जांपल्स हैं। अब आप मुगल एरा में आ जाइए, जो मुगल एरा थी उसमें आप आ जाइए। मुगल एरा में ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। उनका 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 हिस्सेदारी रॉयल कोर्ट्स में थी, उनके हिस्सेदारी एडमिनिस्ट्रेशन में थी और वो एडवाइजर्स भी हुआ करते थे। कहने का मतलब यह है कि वो फाइनेंस कंट्रोल करते थे, वो एक पावरफुल पोजीशन में थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप गूगल में जरूर सर्च कीजिएगा। इतिमाद खान जो हैं वो फाइनेंस को कंट्रोल भी करते थे और वो एम्परर के बहुत क्लोज भी थे। यानी कि रेस्पेक्ट और पावर दोनों इनके पास हुआ करता था, कभी हुआ करता था। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब अंग्रेज एक्चुअली आए, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस एक्चुअली में क्या है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इस चीज को, इस ट्रांसजेंडर वाली चीज को बहुत ही डिमीन तरीके से देखा। वो आए अपनी विक्टोरियन मोरालिटी के साथ, वो आए स्ट्रिक्ट जेंडर नॉर्म्स के साथ, वो आए एक क्रिमिनलाइजेशन के आइडिया के साथ। उन्होंने सेक्शन 377 को इंडिया में लागू किया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में लागू किया। उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रांस वाली जो चीजें हैं, ये LGBTQ, ये एक अगेंस्ट द नेचर है। तो ये अगेंस्ट द नेचर है, यानी कि ये क्रिमिनल एक्ट है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखिए अगेंस्ट द नेचर है कि नहीं है, अगेंस्ट मेनी रिलीजन है या रिलीजन आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट में है कि नहीं है, वो डिबेट नहीं है। वो इसलिए डिबेट नहीं है क्योंकि वो इस वीडियो का चर्चे का, इस वीडियो का टॉपिक का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि विक्टोरियन मोरालिटी हमारे ऊपर थोपा गया था और आज हम ये कहते हैं कि ये कोई फॉरेन का इन्फ्लुएंस है, जबकि फॉरेन इन्फ्लुएंस ने हमें सिखाया, अंग्रेजों के कॉलोनियल मोरालिटी ने हमें सिखाया कि देखो तुम्हारे जो इतिहास में, कल्चर में जो ट्रांस का जिक्र किया गया है, ये पूरी तरीके से एकदम बेकार चीज है, एक बकवास चीज है, इट्स क्रिमिनल एक्ट। तो एक्चुअली में इन्फ्लुएंस हुए हैं, लेकिन दूसरे तरीके से हुए हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो कभी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते थे, जो कभी पावरफुल हुआ करते थे, जिनकी कभी इज्जत और डिग्निटी थी समाज में, वहां से सोसाइटी का माइंडसेट शिफ्ट हो गया। जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलता था वो अब स्टिग्मा में बदल गया और फलस्वरूप मॉडर्न एरा में हमें इसका सामना करना पड़ा। हमने इस सेक्शन 377 को फील किया, फेस किया और 2014 तक ये चलता रहा। और फिर 2014 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई ट्रांसजेंडर इज इक्वल टू द थर्ड जेंडर, दैट इज पुरानिक हिस्ट्री में आप चले जाइए, तृतीय प्रकृति, द थर्ड नेचर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इनके पास पूरी अधिकार है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार इनके पास है। और आगे बढ़ता है मामला 2018 में, जब सेक्शन 377 को पार्टली हटा दिया गया।
अब इसका मतलब यह है कि हमने अपने सिस्टम को एक्चुअली में करेक्ट किया। हमारा मॉडर्न सिस्टम 2014 के बाद अपने ही रूट, अपने ही कल्चर के साथ अलाइन हुआ 2018 के बाद एक्चुअली। अब वापस आ जाते हैं स्टारबक्स के एपिसोड में, उसका जो एडवर्टीजमेंट था। लोग कह रहे थे कि भाई ये फॉरेन प्रोपागेंडा है। तो फैक्ट्स क्या कहता है? फैक्ट्स कहता है कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इंडिया में एंशिएंट है। उनकी रेस्पेक्ट भी थी, उनकी डिग्निटी भी थी। वो दे यूज्ड टू होल्ड अ वेरी पावरफुल पोजीशन। डिक्लाइन एक्चुअली में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ। इस चीज को समझिए, बड़ा ही मजेदार चीज है। और रियल क्वेश्चन यह है कि फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि फॉरेन इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे सोसाइटी के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर माइंडसेट का शिफ्ट हुआ। तो ट्रांस आइडेंटिटी जो हमारी थी, उसको फॉरेन इन्फ्लुएंस की वजह से ट्रांसफोबिया में तब्दील किया गया। यानी कि हमारी सो कॉल्ड जो हमारी जो ओपन माइंडसेट सोसाइटी थी, उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और ये तो सबको पता है कि अंग्रेजों ने जो 300 साल राज किया, वो कोई पावर से सिर्फ राज नहीं किया, डिप्लोमेसी से सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने हमारे कल्चर को बर्बाद कर दिया। उन्होंने हमारी कल्चर को आघात किया, जिसकी वजह से हम अंग्रेजों की तरह सोचने लगे। वरना मजाल थी इनकी कि हमारे ऊपर 300 साल राज कर जाए। अब नैरेटिव का वॉर चल रहा है मॉडर्न सोसाइटी, नैरेटिव का वॉर। कोई कहता है कि भाई कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कल्चर में नहीं था। भाई ये वीडियो बनाने का मकसद हाथ जोड़ करके कहता हूं कि वो यही है कि आप इस चीज को समझें कि भले ही हम और आप ट्रांसजेंडर ना हो, लेकिन उनके विरुद्ध में बात करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। दे आर नॉट बॉर्न क्रिमिनल्स, दे आर इनफैक्ट केज्ड इन अ स्पेसिफिक फिजिकल बॉडी जो वो खुद नहीं चाह रहे हैं। ना वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो अपने में खुश हैं। तो खुश रहने की कीमत चुका रहे हैं, अगेंस्ट द नेचर है। तो नेचर के साथ चलने के लिए 140 करोड़ है ना, या चलिए 130 करोड़ तो है। हम लोग एक्सेप्ट करना छोड़ चुके हैं। साथ में एक नैरेटिव चलता है, कल्चर। भाई कल्चर में ही इनका जिक्र किया गया है। और सबसे डेंजरस चीज ये कि आधा नॉलेज, हाफ नॉलेज। लोग माइथोलॉजी को सिलेक्टिवली यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। उसी कभी जहां करे वो सूट करता है, वो वहां सिलेक्टिवली माइथोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, वहां ट्रेडिशन का गाना गाता है। और जहां वो सूट नहीं करता है, दे यूज्ड टू कॉल इट भैया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। तो मेरा फाइनल सवाल आप सबसे यह रहेगा कि स्टारबक्स ने एक्चुअली में कोई प्रोपेगेंडा फैलाया था उस एड के जरिए, या एक ऐसी रियलिटी से हमें परिचय कराया जो एक्चुअली में हम भूल चुके थे? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप मानते हैं कि ये इंडिया का कल्चर का पार्ट था, तो कमेंट्स में लिखिए टीम कल्चर। और अगर आपको लगता है कि ये फॉरेन का कोई प्रोपेगेंडा है, कोई वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, तो आप लिखिए टीम प्रोपेगेंडा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।